हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर का पार्ट 1। आपके सेकंड चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में टोटल हमने 4 भाग पढ़े थे, जिसमें हमने एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पे हम एसेक्सुअल की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि उसमें किस तरीके के जनकों की आवश्यकता होती है, ये आप वहाँ से देखिए। तो अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको पता होगा कि लैंगिक जनन में हमेशा 2 युग्मक चाहिए होते हैं, नर और मादा। तो यहाँ पे हम पुष्पी पौधों में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक ऐसा पुष्प के बारे में पढ़ेंगे जिसमें उसके दोनों ही भाग प्रेजेंट हैं, नर भी और मादा भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, ये हमने एक संरचना बनाई है पुष्प की। ये संरचना जो मैंने बनाई है, आप इसको नॉर्मली गुड़ैल के फूल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पुष्प के कुल कितने दल होते हैं। तो एक होता है बाह्य दल, एक होता है दलपुंज और एक होता है पुमंग और जायांग। ठीक है, तो पुमंग जो और दलपुंज और बाह्य दल जो होते हैं, ये पुष्प के क्या होते हैं, दोनों ही सहायक चक्र होते हैं। इनको कहते हैं सहायक चक्र। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्प के सहायक चक्रों के नाम बताइए। और इसके जो इम्पोर्टेंट चक्र हैं वो 2 होते हैं, पुमंग और जायांग, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इनको जनन चक्र भी कहते हैं और आवश्यक चक्र भी कहते हैं। यानी कि जनन चक्र कौन से हो गए, पुमंग और जायांग। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये इसके क्या है, दोनों ही आवश्यक चक्र है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पुष्प की संरचना बनाई है। ये क्या हो गया, उसका दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। बाह्य दल को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इनको सेपल्स और पेटल्स भी कहते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट है, ये क्या है, पुष्प का पूरा भाग जो है मादा भाग, गाइनोशियम। और ये आपको ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है क्या, एंड्रोशियम, यानी ये क्या है, मादा भाग पुष्प का, और ये है पुष्प का नर भाग। ठीक है, तो पहले यदि हम नर भाग की स्टडी करते हैं तो नर भाग को कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं, स्टेमेन, इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेन। तो इसके कुल 2 भाग होते हैं। इस वाले भाग को कहते हैं परागकोश, और ये जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पुतंतु, यानी इंग्लिश में इसको एंथर कहते हैं और इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गाइनोशियम पे। तो गाइनोशियम में ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल। ये जो नीचे स्ट्रक्चर जा रहा है इसको वर्तिका कहते हैं, स्टाइल। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये होता है अंडाशय। अंडाशय वो होता है जिसके अंदर अंडाणु यानी बीजांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस पूरे भाग को कहते हैं स्त्री केसर यानी पिस्टिल। ये आपको आगे समझ में। ठीक है, यहाँ पे अब जो जनन की प्रक्रिया कैसे होती है कि ये जो नर भाग होते हैं, ये जो परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, परागण बनते हैं। और जब ये परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर ये परागण जाके अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर ये जैसे यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ से इनमें एक पराग नलिका निकली, और पराग नलिका द्वारा जो ऊपर परागण था वो इसके अंदर बीजांड, यहाँ पे क्या बन रहा है, बीजांड बन रहा है, उसके अंदर चला गया, उसके साथ फ्यूज करके उसने क्या बनाया, जायगोट बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सिंपली स्ट्रक्चर है, आपको आगे समझ में। यानी इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है, इसमें क्या बनती है, एग सेल बनती है, यानी कि इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है और इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। एंड्रोशियम के अंदर, पुमंग के अंदर नर युग्मक बनते हैं और जायांग के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। किसके, उसके
अंडाशय में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे एंड्रोसियम की। ये डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए और इसको रियल में आप गुड़ैल के फूल में देख सकते हो। ठीक है, उसमें जो नीचे ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो होता है बाह्यदल, रेड रेड कलर की उसकी जो लीफ होती है, यानी कि उनको लीफ नहीं सेपल्स कहेंगे, पेटल्स होते हैं। ठीक है, रेड कलर के पेटल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कोरोला। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला लेते हैं हम इसमें इसके नर भाग की बात करेंगे, तो हम आते हैं एंड्रोसियम पर। किस पे आते हैं, एंड्रोसियम। उमंग, एंड्रोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये क्या होता है, परागकोश, एंथर, और ये क्या होता है इसका फिलामेंट, जिसको कहते हैं पुतंतु फिलामेंट। क्लियर, ये क्या होती है, ये दोनों परागकोश में दो पालियां होती हैं। क्या होती है परागकोश में, दो पाली, एक को हम फर्स्ट से नाम दे देते हैं, एक को सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पुतंतु का काम क्या होता है, पुतंतु के बारे में यहाँ पे नहीं आगे बताएंगे, यहाँ पे हम पढ़ते हैं परागकोश। परागकोश वो है जिसके अंदर परागण का निर्माण होता है। तो प्रत्येक परागकोश के अंदर दो पालियां होती हैं और दोनों पालियों के अंदर प्रत्येक पाली के अंदर दो प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, और इन्हीं में लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी वो होती है जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। आइए आपको बात समझ में, यानी कि प्रत्येक परागकोश के अंदर दो पालियां होती हैं, यानी दो प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होती है, इन्हीं के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी वो होती है जिसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये था किसका, एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब यदि एंड्रोसियम के परागकोश की हम इतने की स्टडी करेंगे, क्योंकि जो नर युग्मक होते हैं वो इसके अंदर ही बनते हैं, तो यदि इसको यहाँ से काट दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखिए। ठीक है, यदि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। आप अपनी बुक में देख लीजिए, इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, तो जिसको कहते हैं हम लघु बीजाणुधानी, ये होती है लघु बीजाणुधानी। मैंने कहा दो प्रकोष्ठ होते हैं, एक प्रकोष्ठ ये और एक प्रकोष्ठ ये। ठीक है, इनके अंदर होती है लघु बीजाणुधानी, जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होता है, परागण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है परागण का निर्माण। तो पुमंग, यानी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, मेल गैमीट्स की कर रहे हैं, उसके नर भाग की कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैंने एंड्रोसियम का डायग्राम दिखाया,
तो जब उसके परागकोश को हम दो भागों में यानी बीच से कट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें उसमें लघु बीजाणुधानी दिखती है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर ही परागकोश बनते, वो परागण बनते हैं। तो हमें सिर्फ इसकी ही स्टडी करनी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लघु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यदि मैं लघु बीजाणुधानी का डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। तो इसमें एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका, जिसको कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल सेल। अब ये कोशिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। बड़ी होकर ये कोशिका बनाती है प्रप्रशु कोशिका। यही कोशिका जब बड़ी हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है प्रप्रशु कोशिका। प्रप्रशु कोशिका, जिसको कहते हैं आर्कीस्पोरल सेल। ध्यान से पढ़िएगा, आर्कीस्पोरल सेल। अब आर्कीस्पोरल सेल में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के कारण दो कोशिकाएं बनती हैं। एक बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका, वित्तीय कोशिका, और एक बनती है प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। पुंबीजाणु कोशिका। आई बात समझ में आपको? यहाँ तक अधोस्तरीय कोशिका होती है लघु बीजाणुधानी के अंदर, वो बड़ी होकर प्रपशु कोशिका बनाती है। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका बनाती है। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं होती हैं ये कई स्तरों में डिवाइड होती है, यानी इसमें लगातार विभाजन होता है। तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से डिवाइड होती है। तो इसके टोटल कितने स्तर बनते हैं? प्राथमिक वित्तीय कोशिका विभाजन के दौरान 3 स्तर बनाती है। कितने? टोटल 3 स्तर बनाती है। यानी एक स्तर होता है इसका बाह्य, एक मध्य और एक होता है टेपेटम। ये टेपेटम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो इसका जो बाह्य स्तर होता है वो कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक है, अब इसका जो बाह्य स्तर होता है ये क्या करता है? उसको उसकी रक्षा करता है, यानी उसको प्रोटेक्शन देता है। और जो मध्य स्तर होता है इसमें 1 से 3 लेयर होती हैं, 1 से 3 तक लेयर होती हैं। और ये क्या करता है? ये नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर परागण को क्या करता है? पोषण देता है। जो परागण बनता है उसको पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसकी कितनी लेयर होती हैं? 3। तो इस तरीके से इसकी हम 3 लेयर बना देते हैं। कितनी लेयर हो गई? 3। तो ये कौन सा स्तर हो गया? बाह्य, और ये हो गया इसका मध्य स्तर। ठीक है, अब लास्ट में बता टेपेटम। टेपेटम क्या होता है? टेपेटम विकसित हो रहे, यानी कि ये क्या करता है? ये नष्ट हो जाता है और जो भी इसका
पोषण होता है वो सब परागण को मिल जाता है, उसको दे देता है। टेपिटम क्या करता है, जो विकसित हो रहे परागण को पोषण देता है। इसका कार्य क्या होता है टेपिटम का, ये जो परागण विकसित हो रहे होते हैं उनको क्या देता है, पोषण देता है। तो ये बीच में जो लेयर आ जाती है ये आ जाती है टेपिटम की। ध्यान रखिए, टेपिटम का कार्य पेपर में एक बार पूछा गया था। तो टेपिटम का कार्य क्या रहा है, विकसित हो रहे परागण को पोषण प्रदान करना। ये तो हो गई किसकी बात, प्राथमिक वित्तीय कोशिका की। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर अधोस्तरीय कोशिका होती है हाइपोडर्मल सेल, जो बड़ी होकर प्रप्रशु कोशिका बनाती है आर्कीस्पोरल सेल। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंज बीजाणुधानी कोशिका बनाती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका लगातार विभाजन होकर 3 स्तर बनाती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम स्तर। ये मैंने यहाँ पे स्तर आपको बताए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया लघु बीजाणुधानी। अब बात करते हैं प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका। यह कोशिका विभाजित होकर समसूत्री विभाजन द्वारा एक क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। यानी कि ये क्या है, प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका है। ठीक है, अब इसका विभाजन हुआ, कौन सा विभाजन होता है इसमें, समसूत्री विभाजन होता है। और ये क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है, यानी मैं यहाँ बना देती हूँ, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी जो प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका है उसने कौन सी कोशिका बनाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसके कारण, समसूत्री विभाजन के कारण। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है, प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका। ठीक है, अब इस कोशिका में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, इसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, टोटल 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो यही जो 4 कोशिकाएं बनती हैं इनको लघु बीजाणु या परागण के निर्माण को ही, यानी कि ये जो 4 कोशिकाएं बनी यही क्या है, हमारे परागकण है। क्या है, परागकण। आई बात समझ में। तो यानी परागण कौन सी कोशिका से बन रहा है, प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका से। तो यहाँ पे बताएंगे ये क्या है, प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका है, ये डिवाइड हुई और इसने क्या बनाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, समसूत्री विभाजन। अब ये डिवाइड हुई किसमें, अर्धसूत्री विभाजन से, और इसने क्या बनाए, 4 कोशिकाएं बनाई जिनको कहेंगे हम परागकण। आई बात आपको समझ में। यानी प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होता है और वो क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, मदर सेल। और वो मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करती है और उस 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और उन्हीं कोशिकाओं को कहते हैं परागण। यानी लघु बीजाणु या परागणों के निर्माण को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आई आपको बात समझ में। नहीं, लघु बीजाणु या परागणों के निर्माण को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो परागण के स्फुटन से पहले, अब परागण का स्फुटन यानी कि जो परागकोश का जो स्फुटन होगा, यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया कि इसका अब ये बन गए, अब इसके बाद इसका क्या होगा, स्फुटन होगा। यहाँ से ये परागण निकलेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो इसके स्फुटन से पहले कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा लघु बीजाणु जनन टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं परागण की संरचना। परागण की संरचना क्या होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर। ठीक है, परागकण की संरचना।
परागण के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। परागण की कुल कितनी लेयर होती हैं? एक होती है ये, इसको कहते हैं हम परागण का एक्साइन, और ये होता है इंटाइन, यानी ये होता है अंतःचोल और ये होता है बाह्यचोल, है ना। और इसके अंदर ये क्या है? परागण है, यानी क्या है ये परागण तो पूरा है, ये क्या है? केंद्रक। भाई केंद्रक की तो जनन करता है, ठीक है। अब ये केंद्रक बाहर कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके से होता है, एक्साइन के ऊपर ये होते हैं, क्या होते हैं? ये जो यहाँ पे बने हुए हैं ये होते हैं इसके जनन छिद्र। यहाँ से क्या होता है? ये न्यूक्लियस जो है बाहर निकलता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या करता है? बाहर निकलता है। तो अब ये देख लेते हैं जरा, ये एक्साइन और एंटाइन किस चीज के बने होते हैं। तो ये जो बाह्यचोल होता है, बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, यानी ये अति प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ है, यानी इसको आप करोड़ों वर्ष तक क्या रख सकते हो? सुरक्षित रख सकते हो, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और इसका जो अंतः स्तर होता है ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। ये ध्यान रखना कि जब न्यूक्लियस बाहर निकलता है तो ये जनन छिद्र से बाहर निकलता है। ये क्या होते हैं? जनरेटिव पोर्स होते हैं जो ओपन हो जाते हैं और यहाँ से न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, ठीक है। परागकोश से निकलने के पूर्व अब ये केंद्रक जब बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गई परागण के कुल 3 स्तर हमने बताए, बाह्यचोल, अंतःचोल और जनन छिद्र। बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। केंद्रक जनन छिद्र से बाहर निकलता है। लेकिन जब केंद्रक जनन छिद्र से बाहर निकलता है उससे पूर्व केंद्रक में कुछ विभाजन होते हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं जरा। तो केंद्रक जो होता है जब जनन के लिए, यानी जनन के लिए बाहर निकलता है तो उससे पहले वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक बनाता है। क्या बनाता है? एक बड़ा केंद्रक बनाता है, जिस बड़े केंद्रक को कहते हैं वर्धी केंद्रक। क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। और छोटे वाले को कहते हैं जनन केंद्रक। क्या कहते हैं? जनन केंद्रक। यानी कि परागकोश से निकलने से पूर्व केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है। एक बड़ा केंद्रक बनाता है और एक छोटा केंद्रक बनाता है। बड़े को वर्धी केंद्रक कहते हैं, यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और छोटे को जनन केंद्रक कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जनन केंद्रक है, यानी कि जो जनन होगा वो किसके कारण होगा? जनन केंद्रक से ही तो होगा जनन, इसका नाम जनन केंद्रक है। तो ठीक है, अब ये जनन केंद्रक बाहर निकलेगा जनन छिद्र से और वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ये क्या बनाएगा? गैमीट्स बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स क्या करते हैं? वो जाइगोट बनाते हैं, है ना। नर के गैमीट्स बनते हैं और मादा के गैमीट्स बनते हैं। तो दोनों में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये क्या बनाता है? 2 गैमीट्स बनाता है। क्या बनाता है? 2 गैमीट्स बनाता है। और दोनों गैमीट्स क्या करते हैं? परागण जब स्टिग्मा पर यहाँ पर एक बात है कि जनन केंद्रक तो ऐसे ही बाहर निकलता है, यानी एक जनन केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस ही बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये वर्तिकाग्र पर यानी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये क्या है, यहाँ से ये बाहर निकला, यहाँ पे कौन सा केंद्रक आ गया? जनरेटिव
न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, अब जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे आया तो इसमें कुछ अंकुरण होता है, 4 दिन 10 दिन बाद अंकुरण होता है। अब वो यहाँ पे कैसे भी आ सकता है, मनुष्य द्वारा, कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने पर इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो ये जो जनरेटिव केंद्रक है यानी जो जनन केंद्रक है, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। इसने 2 कोशिकाएं बनाई, 2 मेल गैमीट्स बनाए। ठीक है, अब ये मेल गैमीट्स जो है किसके पास जाएंगे, बीजांड के पास। तो इनमें से क्या निकलती है, एक पराग नलिका निकलेगी। ठीक है, और पराग नलिका से ये दोनों अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो एक गैमीट्स तो मादा युग्मक के साथ फ्यूज करता है और एक गैमीट्स किसी और के साथ फ्यूज करता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किसके साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक परागण के अंदर 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नर भाग जो है पुष्प का वो हमने आज पढ़ लिया, यानी एंड्रोशियम हमने आज पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया है ना, पुंकेसर, स्टेमेन। अगले भाग में हम गायनोशियम यानी स्त्री केसर, पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा टॉपिक वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी यदि पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। और मेरी वीडियोस को लगातार पढ़ने के लिए हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। है, वहाँ पे आपको मेरा पूरा कोर्स मिलेगा बायो का हिंदी में, और उसको आप वहाँ से पढ़िए और बोर्ड की अच्छे से तैयारियाँ कीजिए। थैंक यू।